हेलो दोस्तों। तो वेलकम टू द नेक्स्ट लेक्चर ऑफ बेसिक इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग सब्जेक्ट। और आज हम जा रहे हैं न्यूमेरिकल प्रैक्टिस करने, क्योंकि थ्योरी तो हमने पढ़ ली है। अब उसके सपोर्ट में हमें न्यूमेरिकल भी प्रैक्टिस कर लेना चाहिए। न्यूमेरिकल से हम काफ़ी ऐसी चीज़ें सीखते हैं जो थ्योरी में कभी कभार मिस हो जाती है। तो चलिए आगे बात करते हैं। तो ये हमारा पहला न्यूमेरिकल है। तो इसमें देखिए क्या डाटा दिया हुआ है और क्या हमसे पूछा जा रहा है। किसी भी न्यूमेरिकल को प्रैक्टिस करने के लिए सबसे पहले हमें डाटा समझने में आना चाहिए। तो सबसे पहले हम समझते हैं इसके पावर की रेटिंग 250 केवीए का ये ट्रांसफार्मर है। दरअसल काफ़ी मशीन की रेटिंग जो होता है केवीए में दी जाती है, काफ़ी किलोवाट में दी जाती है, कुछ इलेक्ट्रिकल कंपोनेंट्स की रेटिंग केवीए आर में भी दी जाती है। तो ये डिफरेंस क्या है इनमें। तो आपने जो एपरेंट पावर, रियल पावर और रिएक्टिव पावर पढ़े हुए हैं अपने पिछले क्लास में, तो उसी का यहाँ पे यूज है। जो भी इंस्ट्रूमेंट हमारा एपरेंट पावर डिलीवर करता है, मतलब रियल पावर और रिएक्टिव पावर दोनों डिलीवर करता है, उसकी रेटिंग हम केवीए में देते हैं। जो मशीन हमारी जैसे जो ट्रांसफार्मर है, सिंक्रोनस कोई भी जनरेटर है, सिंक्रोनस जनरेटर है, तो ये रियल पावर और रिएक्टिव पावर दोनों ट्रांस लोड को प्रोवाइड करता है। तो इसकी रेटिंग केवीए में दी जाती है। अब ऐसे बहुत से इंस्ट्रूमेंट्स हैं जो मैकेनिकल पावर आउटपुट देते हैं, जैसे मोटर्स वगैरह, जैसे इंडक्शन मोटर, तो उनकी रेटिंग हम किलोवाट में देते हैं। किलोवाट एक रियल पावर की यूनिट है। तो हम इसमें बताते हैं कि कितना वो पावर डिलीवर कर रहा है, आउटपुट पे कितना पावर आएगा। तो रियल पावर को डिफाइन हम लोग करते हैं किलोवाट में। और कुछ एलिमेंट जैसे कैपेसिटर्स हो गया, कंडेंसर्स हो गए, ये रिएक्टिव पावर सप्लाई करते हैं ओके लोड को। तो इनकी रेटिंग केवीए आर में दी जाती है। तो चलिए आगे बात करते हैं। ये तो हो गई पावर की। अब ये यहाँ पे ये रेटिंग दी हुई है 11,000/415 वोल्ट। तो आपको पता है ट्रांसफार्मर की दो वाइंडिंग होती है, प्राइमरी वाइंडिंग और सेकेंडरी वाइंडिंग। तो सबसे पहला प्राइमरी वाइंडिंग की वोल्टेज दिया हुआ है। तो V1 हम लिख सकते हैं 11,000 वोल्ट, और V2 जो है सेकेंडरी साइड का जो वोल्टेज है वो 415 वोल्ट है। अब थर्ड रेटिंग दी है 50 हर्ट्ज। तो 50 हर्ट्ज जो है हर्ट्ज फ्रीक्वेंसी की यूनिट होती है। तो यहाँ पे बताया गया है कि जो सप्लाई वोल्टेज दिया गया है ट्रांसफार्मर के प्राइमरी वाइंडिंग में, उसकी फ्रीक्वेंसी कितनी है। तो हमारे पास फ्रीक्वेंसी कितनी आ गई 50 हर्ट्ज। ओके। और यहाँ पे हमारी अगला डाटा दिया हुआ है 80 टर्न्स सेकेंडरी वाइंडिंग की। ये नंबर ऑफ टर्न्स हैं। तो हमें N2 पता चल गया। N2 कितना है 80 टन। तो चलिए अब बात करते हैं अपने क्वेश्चन की कि क्वेश्चन क्या पूछा गया है। तो सबसे पहला क्वेश्चन, रेटेड प्राइमरी एंड सेकेंडरी करेंट्स। तो ये तो आप इस तरीके से दे सकते हैं कि इनपुट पावर जो उसकी इक्वेशन लिख दीजिए। तो इनपुट पावर एपरेंट पावर है, तो यहाँ पे वी आई होगा, वी इंटू आई। एपरेंट पावर ऐसे लिखा जाता है वी इंटू आई। अगर रियल पावर लिखना होता है तो हम उसमें कॉस थीटा लगाते हैं, वी आई कॉस थीटा बनाते हैं। और जब रिएक्टिव पावर लिखना होता है तो हम उसमें साइन थीटा लगाते हैं, वी आई साइन थीटा। और रियल पावर और एपरेंट पावर का स्क्वायर जो होता है, इनका एडिशन, वो हमारा एपरेंट पावर बनता है। तो यहाँ पे मैं लिख देता हूँ ऊपर ही, ये किस साइड में लिखते हैं कि एपरेंट पावर का होल स्क्वायर इज इक्वल टू रियल पावर का होल स्क्वायर प्लस रिएक्टिव पावर। ओके, ये रिलेशन होता है। तो यहाँ पे हमें एपरेंट पावर दिया हुआ है V इंटू आई। तो इसको लिख सकते हैं V1 I1। और हमें पता है इनपुट पावर ट्रांसफार्मर का आउटपुट पावर के बराबर होता है, तो V1 I1 विल बी इक्वल टू V2 I2। क्योंकि ट्रांसफार्मर वोल्टेज को इंक्रीज या डिक्रीज करता है, ना कि पावर को। पावर तो सेम होती है, इनपुट पावर करीबन करीबन आउटपुट पावर के बराबर होती है। अगर लॉसेस को निग्लेक्ट कर दिया जाए तो तक सेम हो जाती है।
तो यहाँ पे रेटेड प्राइमरी और सेकेंडरी करंट पूछा है। रेटेड का मतलब होता है मैक्सिमम, रेटेड का मतलब मैक्सिमम कितना करंट ट्रांसफार्मर ले सकता है। तो अगर मैक्सिमम लोड दे दिया जाए और मैक्सिमम वोल्टेज दे लिया जाए तो करंट भी आ जाएगी मैक्सिमम। तो I1 क्या आ जाएगा, I1 विल बी इक्वल टू P बाई V1। P क्या है हमारा, P है हमारा 250 kVA, तो इसको 1000 से मल्टीप्लाई कर दीजिए, और V1 क्या है, दैट इज 11,000। तो यहां से आपकी करंट आ जाएगी 22.72 एम्पियर्स। ओके, यहीं पे बात I2 की भी कर लेते हैं। तो I2 भी आप लिख सकते हो, I2 इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, P बाई V2, और इसको सॉल्व करने पे क्या आएगा 602.40। तो जैसे आपने यहाँ पे I1 के लिए लिया हुआ है, वैसे I2 के लिए ले लेंगे, और V2 की बस वैल्यू चेंज हो जाएगी, क्या होगी 415 वोल्ट। अब नंबर ऑफ प्राइमरी टर्न्स, सेकंड क्वेश्चन है नंबर ऑफ प्राइमरी टर्न्स। तो प्राइमरी टर्न्स कितने होगा, तो उसके लिए आपको पता है कि ट्रांसफॉर्मर रेशियो N1 बाई N2, तो ये बी पार्ट चल रहा है। N1 बाई N2 किसके बराबर होता है, V1 बाई V2। तो यहां से आप निकाल सकते हो व्हाट विल बी N1, N1 विल बी V1 बाई V2 इंटू N2। अब बताइए, देखिए V1 हमें पता है कितना है 11,000, V2 पता है 415, और N2 पता है दिया हुआ है 80 टर्न। तो इससे निकालने पे कितना आएगा, इतने टर्न्स आएंगे। तो टर्न्स हमेशा इंटीग्रल होता है, तो या तो 2120 ले लीजिए या 2121 ले लीजिए, दोनों आंसर सही होंगे। अब थर्ड क्वेश्चन थोड़ा सा देखने लायक है कि गिवन डाटा से आप ट्रांसफार्मर में कितना फ्लक्स है वो भी बता सकते हैं, मैग्नेटिक फ्लक्स कितना है, और इसकी मैक्सिमम वैल्यू क्यों बोल रहा है, क्योंकि फ्लक्स एक एसी क्वांटिटी है। तो क्योंकि करंट एसी है तो ट्रांसफार्मर जो फ्लक्स डेवलप हो रहा है वो भी एसी है। तो फ्लक्स जब वेरी कर रहा है तो उसका हम मैक्सिमम वैल्यू हमें पता होना चाहिए, पता करना यहाँ पे पूछा गया है। तो चलिए उसके लिए भी निकालते हैं हम। तो कैसे निकाल सकते हैं, आपको एक इक्वेशन याद होगी जो हमने डिराइव किया था, E इज इक्वल टू एन डी फाई बाई डी टी से। तो इसको सॉल्व करने के बाद आपको ये इक्वेशन आई थी कि ई मैक्स जो है व्हाट इट विल बी, दैट विल बी एन फाई एम ओमेगा। ओमेगा इज व्हाट, ओमेगा इज 2 पाई एफ। ओके, तो ई मैक्स आपको पता है, कैसे पता है, क्योंकि ट्रांसफार्मर का आपको वोल्टेज पता है। ओके, प्राइमरी साइड और सेकेंडरी साइड। तो यहाँ पे आपके रेजिस्टेंसेज और लीकेज रिएक्टेंसेज तो दी नहीं है, तो आप इसको आइडियल ट्रांसफार्मर की तरह डील कीजिए, और जो ईएमएफ जो इंड्यूस्ड ईएमएफ है वोल्टेज कॉइल का, उसको आप इनपुट वोल्टेज के बराबर ले सकते हैं। यहाँ पे मैं आपको ड्रॉ करके एक बार बताता हूँ क्या मैं कह रहा हूँ। ये आपके पास ट्रांसफार्मर था ना, अब यहाँ पे इनपुट V1 आपको पता हुआ है, ये E1 है, ये E2 है, और यहाँ पे लोड के साइड टर्मिनल वोल्टेज VT है। यहाँ पे I1 करंट फ्लो हो रही है, यहाँ पे I2 करंट फ्लो हो रही है। ओके, तो आप देखिए यहाँ पे अगर रेजिस्टेंस और रिएक्टेंसेस नहीं लिए गए हैं इस वाइंडिंग के, तो आपका V1 इज इक्वल टू E1 है। ठीक है, V1 आपको पता है, पता है, तो V1 पता है तो E1 भी पता होगा। तो आप यहाँ पे लिख सकते हो E1 मैक्स इज इक्वल टू एन, क्या हो जाएगा, नंबर ऑफ टर्न ऑफ दैट कॉइल, दैट विल बी N1। फाई एम क्या है, मैक्सिमम फ्लक्स इन द कोर, और इनटू 2 पाई एफ। ओके, तो अब यहाँ पे देखिए फाई एम क्या हो जाएगा, फाई एम विल बी E1 मैक्स अपॉन N1 इंटू 2 पाई एफ।
ओके, तो यहां से सॉल्व करके आप निकाल सकते हो बहुत आसान से। लेकिन ये ध्यान दीजिएगा, यहाँ पे E1 की मैक्सिमम वैल्यू पूछी गई है, और जो भी आपको डाटा दिया जाता है वोल्टेज का, यहाँ पे डाटा दिया हुआ है आपका वोल्टेज का, तो ये एक आरएमएस क्वांटिटी होती है। जो भी आपको वोल्टेज का वैल्यू दी होगी वो आपकी क्या होगी, वो उसको हमेशा आरएमएस वैल्यू दी जाती है। एसी में हमेशा आरएमएस वैल्यू दी जाती है। ओके, तो आरएमएस वैल्यू से आपको मैक्सिमम वैल्यू निकालनी होगी। तो आशा करता हूं आपको आरएमएस से एसी वैल्यू, आरएमएस और वैल्यू और उसके मैक्सिमम वैल्यू में रिलेशन पता होगा। नहीं पता है तो यहाँ पे देख लीजिए, वी आर एम एस इज इक्वल टू वी एम बाई √2। ओके, तो E1 मैक्स को कितना लिख सकते हैं, लिख सकते हैं हम 11,000 इंटू √2, ये इसकी एसी क्वांटिटी होगी, इंटू √2 हो जाएगा मैक्सिमम क्वांटिटी। N1 आपने निकाला हुआ है 2120 ले लेते हैं, और 2 पाई इंटू 50, इसकी वैल्यू कितनी आ जाएगी, दिस विल बी 23.35 मिली वेबर। ओके, और नेक्स्ट पार्ट देख लेते हैं। क्वेश्चन का नेक्स्ट पार्ट क्या है, तो नेक्स्ट पार्ट है वोल्टेज इंड्यूस पर टर्न ऑन सेकेंडरी साइड। हर एक टर्न में कितना वोल्टेज इंड्यूस हो रहा है। तो सीधी सी बात है, पूरे कॉइल का वोल्टेज निकाल लीजिए और डिवाइड बाय नंबर ऑफ टर्न कर दीजिए। देखिए, V2 पर टर्न, तो V2 यहाँ पे कितना है, 415 वोल्ट है। नंबर ऑफ टर्न्स कितनी है, 80, कितना हो जाए, कितना वोल्टेज है पर टर्न में, 5.187। और देखने वाली बात यहाँ पे देखिए, अगर आप V1 बाई पर टर्न निकालेंगे ना, वोल्टेज पर टर्न प्राइमरी वाइंडिंग में, तो देखिए कितना आता है, 11,000 था वोल्टेज, नंबर ऑफ टर्न कितना था, 2120, इसको आप निकालेंगे तो 5.188 वोल्ट आएगा। ये थोड़ा सा डिफरेंस इसीलिए आ रहा है क्योंकि हमने वहां पे थोड़ा सा राउंड ऑफ किया था, इसलिए। तो वोल्टेज पर टर्न दोनों में, दोनों वाइंडिंग में सेम है, मतलब एक टर्न में कितना वोल्टेज है, ये दोनों ही वाइंडिंग का सेम है, बस नंबर ऑफ टर्न चेंज हुए हैं जिसके कारण उस वाइंडिंग का वोल्टेज रेटिंग चेंज हो जाता है। दरअसल सेम फ्लक्स हमारा दोनों वाइंडिंग में लिंक करता है, तो सेम फ्लक्स अगर लिंक करता है तो हर एक टर्न में जो ईएमएफ इंड्यूस होगा फैराडेज लॉ के हिसाब से वो सेम आएगा। अगर यहां से एन हटा दें तो क्या होगा, डी फाई बाई डी टी। अगर फाई सेम है दोनों वाइंडिंग में तो आपका क्या होगा, डी फाई बाई डी टी भी सेम आएगा, और ईएमएफ भी, ईएमएफ पर टर्न उस केस में सेम आएगा दोनों तरफ। ओके, तो होप आपको ये न्यूमेरिकल थोड़ा इफेक्टिव लगा होगा आपकी अंडरस्टैंडिंग के लिए। चलिए दूसरे न्यूमेरिकल में जाते हैं। तो दूसरा न्यूमेरिकल में देखिए थोड़ा सा डिजाइन ओरिएंटेड ये क्वेश्चन है। ये भी आपके एग्जाम्स के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है क्योंकि ऐसे क्वेश्चन आते रहते हैं। पिछला वाला भी बहुत पॉपुलर क्वेश्चन है, वो हमेशा उसी तरीके के क्वेश्चन आते रहेंगे, और ये भी क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है। तो यहाँ देखिए क्या चीज है, अब बताइए, सिंगल फेज ट्रांसफार्मर दिया हुआ है, समझ रहे होंगे, 400 प्राइमरी टर्न्स है, 1200 सेकेंडरी टर्न्स है। ओके, तो समझ में आ रहा होगा। तो प्राइमरी वाइंडिंग इज कनेक्टेड विथ 500 वोल्ट 50 हर्ट्ज सप्लाई, ये भी समझ में आ रहा होगा। फाइंड द फ्लक्स डेंसिटी इन द कोर, अब कोर में फ्लक्स बताना है, और ये भी बताना है कि ईएमएफ कितना इंड्यूस हो रहा है सेकेंडरी वाइंडिंग में। ओके, तो हमें फ्लक्स और ईएमएफ में एक रिलेशन तो पता है, ठीक है, उसी को यूज करेंगे, उससे हम लोग क्या निकालेंगे, उससे हम लोग फ्लक्स निकाल लेंगे, और फ्लक्स से फ्लक्स डेंसिटी निकाल सकते हैं। ओके, चलिए देख लेते हैं। तो जैसे पीछे किया था वैसे ही है, तो ईएमएफ इज इक्वल टू ई मैक्स लिखते हैं, ई मैक्स इज इक्वल टू एन फाई एम
और ओमेगा, दैट इज 2 पाई एफ। तो फाई एम क्या हो जाएगा, ई मैक्स कैसे लिखेंगे, हमें एक तरफ का वाइंडिंग का तो पता है, तो उसी का ले लेते हैं। तो 500 इंटू √2, समझ में आ रहा होगा क्यों हमने √2 मल्टीप्लाई किया, डिवाइड बाई एन, नंबर ऑफ टर्न्स कितना है प्राइमरी वाइंडिंग का, 400 इंटू 2 पाई इंटू 50, ये क्या आ गया, ये फ्लक्स आ गया मशीन में। तो इसको सॉल्व करेंगे तो आपको पता चलेगा कि ये 5.62 मिली वेबर है। ओके, तो फ्लक्स डेंसिटी कैसे निकालेंगे कोर में, तो फ्लक्स डेंसिटी, और ये मैक्सिमम फ्लक्स डेंसिटी निकलेगी, क्योंकि मैक्सिमम फ्लक्स की बात करें तो मैक्सिमम फ्लक्स डेंसिटी भी निकलेगी, ये होगी फाई एम डिवाइड बाय द क्रॉस सेक्शनल एरिया ऑफ द कोर। तो क्रॉस सेक्शनल एरिया यहाँ पे देखिए दिया रखा है 50 सेंटीमीटर स्क्वायर है, तो इसको मीटर में कन्वर्ट कर लेंगे, तो ये क्या हो जाएगा 50 इंटू 10⁻⁻² का होल स्क्वायर। तो 1 सेंटीमीटर में करीबन 10⁻⁻² मीटर्स होते हैं, तो वहां पे रख के उसको स्क्वायर कर दीजिए, आंसर आ जाएगा। तो दिस विल बी 5.62 डिवाइड बाई 50 इंटू 10⁻³ ऊपर से आ गया, इंटू 10⁻⁴ नीचे से आ गया, तो आंसर आ जाएगा आपका 1.125 टेस्ला। तो फ्लक्स डेंसिटी की यूनिट टेस्ला होती है। ओके, अब यहीं से आप सेकेंडरी वाइंडिंग के ईएमएफ इंड्यूस भी निकाल सकते हैं, बहुत ही आसान होगा। बस आपको क्या करना होगा, N1/N2 इज इक्वल टू E1/E2 कर दीजिए। N1 पता है, N2 पता है, E1 पता है, E2 आप निकाल सकते हैं। ओके, और आखिरी में एक ये भी कुछ पूछा है सस्ता सा सवाल, टर्न्स रेशियो क्या है, तो टर्न्स रेशियो वही N1/N2 ही टर्न्स रेशियो होता है ट्रांसफार्मर का, तो उसको आप निकाल सकते हैं। ओके, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। तो ये आसान क्वेश्चन लग रहा होगा, लेकिन ये क्वेश्चन भी बहुत पॉपुलर है। उसके बाद हमारे पास क्वेश्चन आता है एफिशिएंसी वगैरह कैलकुलेट करने के लिए। ओके, तो एफिशिएंसी में बस आपको ध्यान देना है कि कितना लोड लगाया गया है, तो उसी के हिसाब से कैलकुलेट हो जाता है। तो एफिशिएंसी क्या कहते हैं हम लोग, तो यहाँ पे थोड़ी चीजें ध्यान देने वाली चीजें उसको देख लीजिएगा। नीटा आउटपुट पावर, मुझे इसको कहना चाहिए आउटपुट रियल पावर। ओके, क्योंकि हमेशा इसकी ट्रांसफार्मर की रेटिंग तो केवीएम दी होगी, एपरेंट पावर में दी होगी, लेकिन हमको रियल पावर की बात करना है, क्योंकि हम लोग एफिशिएंसी निकाल रहे हैं, एफिशिएंसी हमेशा रियल पावर के टर्म्स में निकालते हैं। तो आउटपुट पावर, आउटपुट रियल पावर, ओके, अपॉन आउटपुट रियल पावर प्लस लॉसेस। तो लॉसेस भी दो टाइप के होंगे, एक होगा कॉपर लॉस और एक होगा आयरन लॉस। तो मैं यहाँ पे पी कॉपर लिख देता हूँ प्लस पी आयरन लिख देता हूँ, समझ में आ रहा होगा आपको। तो यहाँ पे पहले क्वेश्चन के लिए, पहले के लिए देख लीजिए, पहले क्वेश्चन के लिए तो फुल लोड, मतलब फुल लोड पे बात करनी है, और यूनिटी पावर फैक्टर, आपको रियल पावर निकालने के लिए हमेशा यूनिटी पावर फैक्टर की भी जरूरत होती है। तो यूनिटी पावर फैक्टर पे अगर आप देखेंगे तो आउटपुट पावर को क्या लिख सकते हैं, आउटपुट पावर को एपरेंट पावर इंटू 1000 एपरेंट पावर है इंटू कॉस थीटा, ओके, डिवाइड बाई यहाँ पे भी 25,000 इंटू कॉस थीटा प्लस कॉपर लॉस। ओके, तो फुल लोड पे फुल कॉपर लॉस आ रहा होगा, पूरी रेटेड करंट फ्लो हो रही होगी, मैक्सिमम करंट फ्लो हो रही होगी ट्रांसफार्मर में, तो मैक्सिमम कॉपर लॉस भी आएगा, उस करंट से जो लॉस होगा वाइंडिंग में वो भी मैक्सिमम होगा। तो मैक्सिमम कॉपर लॉस आपको दिया हुआ है 350, नहीं ये आयरन लॉस है 400 वोट, 400 वाट, तो 400 प्लस 350, ओके, तो ये क्या आ जाएगा आपका, कॉस थीटा यहाँ पे कितना है, यूनिटी पावर फैक्टर है, यूनिटी पावर फैक्टर मतलब कॉस थीटा 1 हो जाएगा,
cos थीटा 1 को रखेंगे अगर यहाँ पे, तो आंसर जो आंसर आएगा 97.08%। तो इसको 100 से मल्टीप्लाई कर दीजिएगा तभी परसेंट आएगा। ओके, 97.08%। तो चलिए अब सेकेंड पार्ट की बात कर लेते हैं। हाफ फुल लोड मतलब आधे लोड पे, ठीक है। तो आधे लोड पे करंट कितनी होगी, मतलब उसकी बात तो हम लोग पहले शुरुआत में ही कर चुके हैं। तो हाफ लोड के लिए हाफ करंट होगी। तो उसके लिए हम लोग ने बात किया था कि एफिशिएंसी अगर फ्रैक्शन ऑफ लोड के लिए लिया जाए, जैसे एक्स फ्रैक्शन ऑफ लोड के लिए लिया जाए, तो क्या होता है, दैट इज आउटपुट रियल पावर मैक्सिमम इंटू एक्स, एक्स आता है ओके, डिवाइड बाय सेम आउटपुट रियल पावर इंटू एक्स प्लस एक्स स्क्वायर रेटेड कॉपर लॉस। तो यहाँ पे रेटेड कॉपर लॉस कितना है, 400 है। और आयरन लॉस तो सेम रहेगा, कांस्टेंट, क्योंकि जब तक वोल्टेज चेंज नहीं करेंगे तब तक हम लोग कोर लॉस भी सेम ही रहता है। तो 350 वाट वो भी हो जाएगा। यहाँ पे एक्स कितना लेंगे आप, हाफ लोड है तो एक्स लेंगे 0.5। तो नीटा 0.5 पे आप इसको वैल्यू को कैलकुलेट कर सकते हैं। तो ये आंसर आपका आ जाएगा कितना, 96.52। ओके, चलिए फिर आगे बात करते हैं नए क्वेश्चन पे। ये सारे क्वेश्चन टिपिकल हैं, टिपिकल जो एग्जाम में आते रहते हैं। ये थोड़ा सा एक मतलब कि ठीक ठाक क्वेश्चन है, थोड़ा सा घुमाया गया है इसमें, सीधे सीधे आपको कॉपर लॉस और कोर लॉस नहीं दिया है। इस क्वेश्चन को पढ़िए, देखें क्या है। अ 500 केवीए सिंगल फेज ट्रांसफार्मर, मतलब पावर 500 केवीए है, हैज एन एफिशिएंसी ऑफ 92% एट फुल लोड एंड यूनिटी पावर फैक्टर। मतलब फुल लोड और यूनिटी पावर फैक्टर का लोड जब सप्लाई कर रहा है ट्रांसफार्मर तो 92% इसकी एफिशिएंसी है। और जब हाफ लोड दिया गया है, हाफ फुल लोड और 0.9 पावर फैक्टर पे, तो भी 92% ही एफिशिएंसी है, ठीक है। तो इन्होंने बोला है फिर पता कीजिए कि 80% फुल लोड और 0.95 पावर फैक्टर पे एफिशिएंसी कितनी होगी। तो जैसा कि आपको अभी तक पता है कि एफिशिएंसी निकालने के लिए आपको लॉसेस पता होनी चाहिए कि रेटेड कॉपर लॉस कितना है, रेटेड कोर लॉस कितना है। तो आपके पास दो अननोन क्वांटिटी है यहाँ पे, बाकी सारी चीजें नोन है, आपको पावर नोन है, पावर फैक्टर नोन है, सब कुछ नोन है। तो वो दोनों कैसे निकलेगा, दो इक्वेशंस आपके, पहला इक्वेशन इस पहली कंडीशन से मिल जाएगा कि 92% एट फुल लोड यूनिटी पावर फैक्टर, और दूसरा इससे मिल जाएगा कि हाफ लोड पे भी 92% ही दिया हुआ है। लैंग्वेज पढ़िए। तो इन दोनों इक्वेशन को लिख लेते हैं। तो यहाँ पे आ जाएगा 0.92, ये एफिशिएंसी है ट्रांसफार्मर की। ओके, मैंने परसेंटेज हटा के 0.92 कर दिया ताकि 100 हमें ना लगाना पड़े। तो 0.92 फुल लोड है। फुल लोड का मतलब है कि 500 केवीए पूरा पूरा लोड है, और यूनिटी पावर फैक्टर है मतलब कॉस थीटा 1 है। तो 500 इंटू 100 सॉरी 1000 हो जाएगा, और डिवाइड बाई कितना हो जाएगा, 500 इंटू 1000 प्लस कॉपर लॉस प्लस कोर लॉस। कोर लॉस को आयरन लॉस लिख दिया है। ओके, और दूसरी कंडीशन देखिए, दूसरी कंडीशन क्या है, 0.92 इज इक्वल टू कितना है, देखिए हाफ लोड है। तो 500 इंटू 1000 इंटू 0.5 कर दें, ठीक है। तो ये तो हो गया आपका लोड। अब कितने पावर फैक्टर पे,
तो 0.9 पावर फैक्टर पे। तो फिर से डिवाइड कर दीजिए इसको, सेम चीज हो जाएगी, वहां से ऊपर से आ जाएगी, इंटू 0.5 इंटू 0.9। अब ध्यान रखिए कॉपर लॉस लिखते समय, क्योंकि कॉपर लॉस डिपेंड करता है कितनी लोड किया जा रहा है। तो यहाँ पे देखिए 0.5, फ्रैक्शन 0.5 है, तो यहाँ पे क्या लिखेंगे आप, 0.5 का होल स्क्वायर पी सी यू प्लस आयरन लॉस तो सेम ही रहेगा। तो इन दोनों इक्वेशन को सॉल्व कीजिए, और आपको क्या निकलेगा, पी सी यू और पी आई पता चल जाएगा। तो इसका मतलब रेटेड कॉपर लॉस और रेटेड आयरन लॉस आपको पता चल सकता है। ठीक है, अब उसको, उसका यूज हम कैसे में कर देंगे, 80% एफिशिएंसी निकालने में, एफिशिएंसी एट 80% फुल लोड 0.8 पे। तो क्या हो जाएगा, उसको भी आप लिख सकते हो 500 इंटू 1000, ये केवीए हो गया, एपरेंट पावर हो गया। अब एपरेंट पावर के कितना फ्रैक्शन है, 80% है, 80% मतलब 0.8, और पावर फैक्टर कितना है, 0.95 है। बहुत अच्छे। तो फिर से आप नीचे भी वही लिख लीजिए, ठीक। अब कॉपर लॉस लिखते समय ध्यान दीजिए, क्योंकि पूरा पूरा लोड नहीं है, फ्रैक्शन ऑफ लोड है। तो फ्रैक्शन ऑफ लोड का एक्स का होल स्क्वायर हो जाएगा, 0.8 का होल स्क्वायर हो जाएगा, पी सी यू प्लस पी आई। पी सी यू पी आई आपको पता है, तो आप एफिशिएंसी निकाल सकते हैं 0.8 पे। इसकी वैल्यू आ रही है 92.80%। ओके, तो इसको 100 से मल्टीप्लाई कर लीजिएगा, तब परसेंटेज में आ जाएगा। ओके, तो ये सबसे कठिन सवाल यही होता है, इससे ज्यादा कठिन तो नहीं आता है मेरे ख्याल से आपके यूनिवर्सिटी एग्जाम्स में। तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं हम लोग। तो नेक्स्ट क्वेश्चन ये है, और ये है वोल्टेज रेगुलेशन से रिलेटेड। तो देखिए क्या चीज है, ये थोड़ा सा अलग क्वेश्चन लगेगा आपको। अब देखिए क्या है, सबसे पहला वोल्टेज रेटिंग दी हुई है, पता है सभी को। दूसरा है पावर रेटिंग दी हुई है, तीसरा है फ्रीक्वेंसी दिया हुआ है। सिंगल फेज ट्रांसफार्मर है, इज लोडेड एट फुल लोड और यूनिटी पावर फैक्टर, चलो ये भी सही है। द प्राइमरी एंड सेकेंडरी साइड रेजिस्टेंस इज 4 ओम और 0.0 ओम। लीजिए यहाँ पे इक्विवेलेंट सर्किट की बात आ गई है, तो एक थोड़ा सा पहले इक्विवेलेंट सर्किट फिर बना भी लीजिए। जैसे कि हमने पढ़ा था उसको बना लेते हैं, आपको क्वेश्चन सॉल्व करने में हेल्प होगी। ओके, तो यहाँ पे सारे टर्मिनोलॉजीज भी लिख दीजिए। ये I1 है आपका, यहाँ पे आपका V1 हो गया, ये R1 है, ये JX1 है, ये RC है, ये XM है। यहाँ पे आपका जो EMF इंड्यूस हो रहा है प्राइमरी साइड में, फिर यहाँ पे आपका जो EMF इंड्यूस हो रहा है सेकेंडरी साइड में, फिर यहाँ पे रेजिस्टेंस है वाइंडिंग का, फिर यहाँ पे लीकेज रिएक्टेंस पार्ट है सेकेंडरी वाइंडिंग का। तो ये चीज है, यहाँ पे टर्मिनल वोल्टेज है। तो यहाँ पे डाटा क्या क्या दिया हुआ है, रेजिस्टेंसेज आपको दिए हुए हैं। रेजिस्टेंस क्या है, R1 जो है 4 ओम है, R2 कितना है 0.01 ओम है, X1 कितना है 1 ओम है, X2 कितना है 0.05 ओम है। तो अपने वोल्टेज रेगुलेशन के डेफिनेशन पे आते हैं। सो वी आर इज इक्वल टू
E2 minus VT upon E2 into 100%। लेकिन आपको ध्यान होगा कि हमने इन क्वांटिटीज को अपनी सेकेंडरी साइड रेफर किया था। तो आपको याद होगा कि जब हमने ये स्टेप सीखा था किसी भी पैरामीटर को एक साइड से दूसरे साइड रेफर करने के लिए, और स्पेसिफिकली हमने प्राइमरी सेकेंडरी साइड को प्राइमरी साइड रेफर किया था। आप वो लेक्चर दोबारा देख सकते हैं, वो पार्ट। तो उसमें हमने क्या किया था, हमने पैरामीटर में के स्क्वायर का टर्म मल्टीप्लाई कर दिया था। के क्या था, के इज योर n1 बाई n2। तो सेकेंडरी साइड का अगर प्राइमरी साइड ले जाएंगे तो के स्क्वायर से मल्टीप्लाई किया था। वहीं अगर प्राइमरी से सेकेंडरी साइड जाना है तो डिवाइड करना पड़ेगा। मतलब अगर R2 डैश हम लिखें, दिस इज प्राइमरी साइड पैरामीटर, प्राइमरी साइड रेजिस्टेंस referred to secondary side। तो क्या होगा, इसमें आप के स्क्वायर से डिवाइड कर दीजिएगा। ओके, अगर ये टर्म आपको याद करने में दिक्कत हो रही है कि कौन सा मल्टीप्लाई करना है कौन सा डिवाइड करना है, तो हमेशा ध्यान दीजिए कि आपके हायर वोल्टेज पे जो होगा इम्पीडेंस हमेशा हाई होगा। ओके, तो याद करने के टर्म्स पे ये ट्रिक है। तो यहाँ पे मैं लिख देता हूं, हायर साइड, हायर वोल्टेज साइड, हायर वोल्टेज साइड वाइंडिंग will have higher impedance। impedance means resistance as well leakage reactance। ओके, तो ये रिफर्ड वोल्टेज कितना आ जाएगा, R2 डैश यहाँ पे इसके हिसाब से कितना आ जाएगा, तो R1 हमारा दिया हुआ है 4 ओम प्राइमरी साइड, तो 4 डिवाइड बाई के क्या है यहाँ पे, दैट इज 2200 डिवाइड बाई 220, दैट विल बी 10, तो 100, तो इट विल बी 0.04। इसी तरीके से x2 डैश भी निकाल सकते हैं आप, तो वो क्या होगा x1 अपॉन के स्क्वायर। तो x1 क्या है यहाँ पे 1 ओम है, तो डिवाइड बाई 100 करेंगे तो कितना आ जाएगा 0.01। अब देखिए ये और सेकेंडरी साइड का रिएक्टेंस दोनों करीबन करीबन सिमिलर वैल्यूज के हैं। आप रेजिस्टेंस भी देख लीजिए 0.04 और 0.01, तो दोनों सिमिलर वैल्यूज के होंगे, कंपेरेबल होंगे। ऐसा नहीं होगा कोई 10 ओम है तो कोई 0.4 ओम है, इस तरीके से नहीं होगा। तो चलिए आगे हम लोग अपना इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस निकाल लेते हैं सेकेंडरी साइड। ओके, तो आर इक्विवेलेंट क्या आ जाएगा, आपका था 0.04 प्लस 0.01, तो ये आ जाएगा 0.05। एक्स इक्विवेलेंट आपका आ जाएगा 0.01 प्लस 0.05, दैट विल बी 0.06। अब आपको कुछ नहीं करना है, बस आप VT की वैल्यू निकाल लीजिए। VT क्या हो जाएगा, VT विल बी E2 माइनस I2 ड्रॉप होगा R2 प्लस JX2। ओके, तो यहाँ पे ये E2 माइनस I2 R2 डायरेक्ट आ जाएगा और प्लस माइनस JI2 X2 आ जाएगा। तो इसको कॉम्प्लेक्स नोटेशन से आप सॉल्व भी कर सकते हो, लेकिन इस इमेजिनरी पार्ट की वैल्यू इतनी ज़्यादा नहीं होगी तो बहुत ज़्यादा आंसर चेंज नहीं होगा। लेकिन आप करके देख लीजिए, आप इसको नेग्लेक्ट करके भी देख लीजिए और फिर VT निकालिए और इसको इंक्लूड करके भी VT निकालिए, देखिए उसके मैग्नीट्यूड में कितना फर्क आता है। फिलहाल यहाँ पे कर लेते हैं। तो E2 हमारा 220 है माइनस I2 हमारा यहाँ पे I2 आपको कैलकुलेट करना पड़ेगा। I2 कैसे कैलकुलेट कर सकते हैं आप, I2 विल बी इक्वल टू
लेट अस से P/E2, करीबन करीबन सेम मान लेते हैं। तो क्या आ जाएगा यहाँ पे, पावर आपकी 10 किलोवाट दी हुई है और डिवाइड बाई 220 वोल्ट। तो यहाँ पे आप I2 निकाल लीजिए, I2 इंटू R2 क्या है आपका, दिस इज नॉट R2 एग्जैक्टली, दिस इज R इक्विवेलेंट, क्योंकि हमने रेफर करके वैल्यूज निकाल लिए हैं, तो अब हमें R2 रखने की जरूरत नहीं है। तो लेट मी राइट कंप्लीट दिस, करेक्ट दिस, ओके, इंटू 0.05।